ऐसी चीज है। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ेगी और भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए करेगी तैयार। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के सम्मेलन को किया संबोधित। छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल के लिए माई हैंडलूम ऐप को किया लॉन्च। कुल्लू के शरण गांव को पहला हस्तशिल्प ग्राम किया घोषित। कहा, देश में 10 और हस्तशिल्प ग्राम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 के संबंध में राज्य मुख्यालय और जनपदों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में पूरी सक्रियता से किया जाए कार्य। शिथिलता के लिए जिलाधिकारी की होगी जवाबदेही। और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कल हुई विधानसभा अध्यक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक में कोरोना की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सत्र की कार्रवाई के लिए की गई मंत्रणा। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राष्ट्रीय योग से जुड़ेगी, हमारी भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सभी की भागीदारी अहम है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी बताई। सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं। आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं
मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्हाट टू थिंक पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षा में जिज्ञासा, अनुसंधान, आविष्कार, विचार विमर्श और विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाए, जिससे कि बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और कक्षा में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और आने वाले समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाएगी। आत्मभरोसा होता है कि नहीं, हम लोग पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं हैं। आत्मभरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जिस तरीके से भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। नई शिक्षा नीति पर बच्चों ने भी खुशी जताई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री के उद्घाटन भाषण पर वाराणसी के बच्चों ने कहा कि इस नीति से पुस्तकों का भार कम होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हम लोग के स्कूल का बैग का बोझ कम हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात है जो स्किल डेवलपमेंट, रेगुलर स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, वो बहुत अच्छी है। रीजनल लैंग्वेजेस पे जो पढ़ाई की बात हो रही है कि क्लास 5 तक सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो, नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस ना की जाए। और तीसरी सबसे अच्छी बात है रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री मोदी ने जो छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर वो किसी कारण से उनकी जो स्टडी है वो बीच में रुक जाती है, तो वो उसको 1 साल की डिग्री या 2 साल की डिग्री ले सकते हैं, या मनचाही स्ट्रीम में जा सकते हैं। अगर उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी दूसरे उसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये मुझे लगता है कि छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, या बहुत लाभान्वित होंगे छात्र इससे। देश में पहली किसान रेल की आज शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
किसान रेल के जरिए किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रवार को रवाना होने वाली पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर माल लेने और उतारने के लिए रुकेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल और देश के किसानों ने कोविड-19 की महामारी के दौरान देश में चीजों की सप्लाई सुनिश्चित की है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि इसके कारण ही देश के कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। उन्होंने कहा किसान रेल देश के किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रेल के जरिए उत्पादों की सप्लाई दोगुनी होगी और अनेक उत्पादन देश के कोने कोने तक पहुंच सकेंगे। भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पावन अवसर के बाद किसानों को भी आराम मिले। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल के लिए एक ऐप माई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कुल्लू के शरण गांव को देश का पहला हस्तशिल्प ग्राम घोषित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां देसी और विदेशी सैलानी बुनकरों की कारीगरी से रूबरू हो सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने देश में ऐसे 10 और हस्तशिल्प ग्राम बनाए जाने की घोषणा भी की है। यह हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें, ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट उत्पाद मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित ना रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं, हाउ डू दे वीव देयर मैजिक। और हम चाहते हैं कि विश्व भर का और देश का पर्यटक इन विशेष क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज में जाए, न सिर्फ बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसमें अपनी ओर से योगदान दे। मेरठ में हैंडलूम के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहां तैयार की गई दरी पूरे देश के साथ ही विदेश भी भेजी जाती है। वर्षों से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इस रोजगार में लगे हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका तैयार किया हुआ हैंडलूम उत्पाद भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रहा है। मेरठ की शारदा एक्सपोर्ट के डायरेक्टर आदित्य गुप्ता बताते हैं कि इस उद्योग से वो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनके यहाँ तैयार हैंडलूम उत्पाद समेत 85 देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, जो हाथों से बनाए जाते हैं। उनके डिजाइन ट्रेडिशनल हैं। भारत में तैयार ये इन उत्पादों की विदेश में अच्छी खासी डिमांड है। मेरठ परिक्षेत्र सहायक आयुक्त सुनील कुमार यादव ने बताया कि मेरठ और सहारनपुर मंडलों के 9 जिलों में हैंडलूम और पावर लूम में 17,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जो अपना जीवन यापन इसी काम से सदियों से चला रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में अपनी पहचान बना रही हैं। आजमगढ़ जनपद की बात करते हैं। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर कस्बा हैंडलूम और बनारसी साड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जो वर्तमान में सैकड़ों परिवारों के जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। आज मुबारकपुर स्थित बुनकर विपणन केंद्र में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का सजीव प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। बुनकरों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार हम लोगों के विकास के बारे में सोच रही है। आज राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सरकार के आभारी हैं। कम से कम मुबारकपुर के बुनकर को इसमें प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे ख्याल से 7वां जो है, यह सरकार जब से बनी है 7वां ये राष्ट्रीय बुनकर दिवस मनाया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। यह प्रोग्राम चलना चाहिए। इसकी एक वर्डिंग है, देखिए आप इसे गौर करेंगे। आज़ादी की जंग जब चल रही थी, उस समय गुलामी से मुक्ति के लिए
हैंडलूम एक हथियार था। आज आज़ाद भारत में गरीबों से मुक्ति के लिए हैंडलूम एक हथियार बन सकता है। ये एक अच्छी लाइन है और सरकार हिंदुस्तान में खेती के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही चलता है करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संबंध में राज्य मुख्यालय तथा जनपदों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा तो संबंधित जिलाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के साथ साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कोविड-19 के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर सर्वे के कार्य को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न किया जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाए। L2 और L3 कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने जनपदों में स्थापित जिला सेवा योजन कार्यालय तथा जिला उद्योग केंद्र को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बाढ़ व जलमग्न क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राहत कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त नावों का प्रबंध भी किया जाए, जिससे सभी को मदद दी जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के संबंध में कल सभी दलीय नेताओं की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा आहूत की गई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी की ओर से राकेश प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस बार का सत्र कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण एकदम अलग होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि इस संबंध में मानक निर्धारित किए गए हैं। सदन में सभी दलों के सदस्य भौतिक दूरी बनाकर बैठेंगे। सभी सदस्यों को सदन में जाने से पूर्व सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विधानसभा में सदस्यों के आगमन पर प्रवेश द्वारों पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था रहेगी। सदन के सत्र के दौरान पूर्व विधायकों के प्रवेश पत्र भी सत्र के दौरान निलंबित रखे जाने पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रवेश पत्र भी स्थगित रहेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता विधानसभा के श्री लालजी वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में विधायक श्री राकेश सिंह जी सम्मिलित हुए। इसके पहले कांग्रेस दल की नेता ने पत्र लिखकर अवगत कराया कि उनके सचिव को कोरोना हो गया है, इसलिए वह बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती। इसी प्रकार अन्य दो दल नीलरतन पटेल जी और राजभर जी की तरफ से भी फोन आए कि वह बैठक में उपस्थित होने में कतिपय निजी कठिनाइयों के कारण सक्षम नहीं है। बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। कोरोना महामारी के दौरान सदन की कार्यवाही में भौतिक दूरी बनाए रखकर हिस्सा लेना और इन सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ। हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक स्थिति में कोरोना महामारी के लिए जरूरी एहतियात प्रोटोकॉल का पालन करेंगे कड़ाई से और विधानसभा के लिए अपनी सेवाएं भी देंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 खाते संचालित किए हैं, जिससे दान की इच्छा रखने वाले देश और दुनिया के लोग अपना दान दे सकें। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो लोग दान देना चाहते हैं उनको सुविधा देने के लिए स्टेट बैंक अयोध्या में खाता संख्या 391614988809 चालू खाता तथा बचत खाता 391614958808 खोला गया है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो लोग भी
धनराशि देना चाहते हैं उसके लिए एक सुविधाजनक तरीका बनाया गया है। स्टेट बैंक अयोध्या में मंदिर निर्माण का खाता खोला गया है और जो लोग भी इस खाते में दान देना चाहते हैं उनको रसीद मिलेगी और 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट के वो लाभ भी मिलेंगे। हमारे साथ ब्रांच मैनेजर अयोध्या हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिस बैंक को जिम्मेदारी दी गई है, इनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी गई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा में 2 खाते ओपन हुए हैं डोनेशन के लिए। सबसे पहला बचत खाता है, आप चाहें तो नंबर भी उसका नोट कर सकते हैं, 391614958808। ये सेविंग बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक का, और करंट अकाउंट भी एक है, उसका नंबर है 391614988809। तो इन दोनों खातों में आप सीधे डोनेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऑनलाइन दान देने हेतु भी स्टेट बैंक ने SBI कलेक्ट का एक पोर्टल है जिसके थ्रू भी आप कर सकते हैं डोनेशन। इसमें देश दुनिया में कहीं से भी आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दान दे सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी यही चाहता है कि दानदाता इस खाते के माध्यम से दान प्रदान करें। दान देते समय ऑनलाइन आपको इसकी रसीद मिल जाएगी। इस रसीद से दानदाता को 80G के तहत आयकर में छूट भी मिलेगी। दुनिया के कई देशों से लोग दान देना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन SBI पर दान देना एक आसान तरीका है। इसे आप घर बैठकर कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट में भी जाकर आप दान दे सकते हैं। ये वेबसाइट है www.srjptkshetra.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन sbi.com पे जाना है। ऑनलाइन sbi.com पे जाके आपको स्टेट बैंक कलेक्ट चुनना है। स्टेट बैंक कलेक्ट चुनने के बाद आप अपना उसमें डेटा फिल करके अपनी स्वेच्छा अनुसार आप उसमें दान दे सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि हमारे ऑनलाइन डोनेशन लिंक के थ्रू आप अगर करते हैं डोनेशन तो आप रसीद उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा आपको अगर UPI से पेमेंट करना है या हमारा QR कोड भी है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। उस पर भी हमारा ये ऑनलाइन डोनेशन का लिंक है। बिल्कुल, आपने सुना जो लोग मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो लोग चांदी की ईंटें दान कर रहे हैं वो कृपया हमारे खाते में पैसा भेजें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसलिए हमने बात की स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर से कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको मंदिर निर्माण के लिए पैसा दान करना है और दूर दूर से बैठ करके किसी भी देश से किसी भी जगह से ये दान दिया जा सकता है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, अयोध्या। सेना प्रमुख बनने के बाद आज प्रथम दौरे पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज लखनऊ पहुंचे। उन्होंने यहां सेना के मध्य कमान का दौरा किया और अधिकारियों से मुलाकात की। बाद में श्री नरवणे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सेना के सूत्रों ने बताया कि सेना अध्यक्ष का दौरा सामान्य दौरा है। सेना के सूत्रों ने यह भी बताया कि उन्होंने आज मध्य कमान के दौरे के दौरान सैन्य बलों की क्षमता वृद्धि और ऑपरेशनल बुनियादी ढांचे के विकास पर संतोष व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेटियों को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने ICSE और CBSE की इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेटियों को उनके निवास पर पहुंचकर सम्मानित किया। अनन्या खंडेलवाल, खुशी और मंतशा अली ने ICSE बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त किए। ये बेटियां अब सिविल सेवा में जाना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी की पहल सराहनीय है, इससे बेटियों का उत्साह वर्धन होगा। मैंने 97.75% स्कोर करा है और 12th क्लास में ISC बोर्ड से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे आज मंत्री जी ने ये सब ऐसे सम्मानित किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
अभी तो मेरे 12th के बाद मैं DU के लिए ट्राई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन के लिए मैथ्स ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस जो भी मिल जाए, और उसके आगे IIT के लिए भी तैयारी कर रही हूँ साथ में, और आगे ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपटीशन लेवल पे कुछ एग्ज़ाम वगैरह दूंगी मैं। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, आप अपना काम होमवर्क अपना टाइम पे करते रहो और डेली जो पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। 5-6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। मंत्री जी संतोष गंगवार जी से बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है और बहुत खुशी मिल रही है कि उन्होंने हमें ऐसे सम्मानित किया घर आके। ये पार्टी के द्वारा अच्छा प्रयास है कि हमारे जिले के जिन बच्चों ने अच्छे नंबर अंक पाए हैं और अच्छा स्थान मिला है, उनको हम सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है ऐसे सभी बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उनको उत्साहवर्धन करने का काम करें, और आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं। इस लड़की के 97-98% नंबर आए हैं, तो इसने वास्तव में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और समझ में आता है कि आने वाले समय में और अच्छी तरक्की करेगी। मिर्जापुर राजगढ़ विकासखंड के गोलहनपुर में मंगलवार को 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। 383 लाख रुपए की लागत से यह सब स्टेशन 6 महीने में तैयार किया जाएगा। सब स्टेशन तैयार होने के बाद लगभग 25 गांवों के 1 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि पहाड़ी इलाके में लो वोल्टेज को देखते हुए माया शंकर ने 1 बीघा 3 बिस्वा जमीन बिजली विभाग को दान में दिया है, जिसकी कीमत 35 लाख है। वहीं ऊर्जा मंत्री बिजली की समस्या लो वोल्टेज के मामले में उन्होंने कहा कि बारिश कम हुई है, थोड़ा लो वोल्टेज है, कुछ पावर स्टेशन ओवरलोड है। सरकार ने सख्ती से कहा है कि और पावर हाउसों की क्षमता बढ़ाई जाए। जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी भी क्षमता बढ़ाकर मार्च तक दुरुस्त कर लिए जाएंगे। मैं बिजली विभाग को 1 बीघा 3 बिस्वा जमीन दान दिया लिखा हूँ। कितनी कीमत है इस जमीन? इसकी कीमत आज के डेट में लगभग रोड पे है 30 लाख रुपया होगा। तो क्या सोच के आपने दिया? इसलिए सोच के दिया कि क्षेत्र जो है कि जनता खुशहाल रहेगी, हम भी खुशहाल रहेंगे, इन लोगों की लगाई हम सदैव खुशहाल रहेंगे, क्योंकि जनता की सेवा हम करेंगे, जनता हमारी जो है सेवा करेगी ही। इससे 25 गांव को फायदा मिलेगा, जहां लो वोल्टेज मिलती थी, लाइट 4-4 दिन खराब रहती थी, पहाड़ी इलाका था, आधी पानी आता था, पोल गिर जाते थे, तार टूट जाते थे। इस समस्या का पूरा समाधान होगा। इससे किसान भी लाभान्वित होगा, नौजवान भी लाभान्वित होगा और यहाँ के सारे लोग 2 लाख लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा विद्युत से। कन्नौज के आलू किसानों ने अपनी आय को दोगुना करने के लिए लेमन ग्रास फसल की पैदावार का मन बनाया है। लेमन ग्रास की खेती करने के लिए भारत सरकार के उपक्रम सुगंध और सरस विकास केंद्र ने किसानों को लेमन ग्रास की पौध देने के साथ साथ उनको फसल की पैदावार करने वाली तकनीकी सिखाने का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर ली है। सुगंध और सरस विकास केंद्र के डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला ने बताया कि लेमन ग्रास की खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी खेती है। इस फसल के कई फायदे हैं। इसको ना तो जानवर खाते हैं और ना ही कोई चोरी कर सकता है। एक बार लगाने के बाद ये काटने के बाद फिर अपने आप खेतों में लगने लगती है। बाजार में इसके तेल का अच्छा दाम मिलता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लेमन ग्रास खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको मनरेगा योजना में भी शामिल किया है। इससे किसानों को खेती करने पर मनरेगा से भी पैसा मिलेगा। वहीं लेमन ग्रास की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि कोरोना काल में लेमन ग्रास ऑयल का प्रयोग कोरोना वायरस से बचाव वाली दवाओं आदि में किया जा रहा है। इस कारण लेमन ग्रास ऑयल के दाम भी बाजार में अच्छे मिल रहे हैं। ये सर जो फसल आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास की फसल है। बेसिकली इसको नींबू घास बोलते हैं। नींबू घास बोलने का कारण ये है कि इसकी पत्ती में नींबू जैसी खुशबू है। तो नींबू जैसी खुशबू होने के का जो कारण है वो इसके अंदर पाया जाने वाला एक सिट्रल नाम का कंपोनेंट होता है। उसकी वजह से इसमें नींबू जैसी खुशबू होती है। इसका हमारे FFDC में हम लोग डेमो पे भी लगाए हैं, कमर्शियल पर भी खेत पर भी इसकी खेती किए हुए हैं और किसानों को यहाँ से प्लांटिंग मटेरियल और ट्रेनिंग उनकी देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ डिस्टिलेशन प्लांट लगे हुए हैं उन पर वो अपना
तेल भी निकाल सकते हैं, उस पर वो लोग तेल भी निकालते हैं। तो बहुत से किसान कन्नौज के बाकी के जगहों के किसान यहाँ से प्लांटिंग मटेरियल ले जाते हैं और अपना खेती करते हैं। देखिए, मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा कन्नौज में जो है आलू की खेती ज़्यादा होती है और हम लोग आलू की खेती ही ज़्यादा करते थे। और ये जो कोरोना की जो बीमारी चली है, महामारी, ये इसलिए हम लोग ज़्यादातर अब लेमन ग्रास की खेती करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं कुछ लोग। क्यों, ये उसमें जो कोरोना में दवाइयों के यूज में आती है, कीटाणु और ये दवाइयाँ बनती हैं, तो उसमें यूज करते हैं लेमन ग्रास के ऑयल को। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ेगी और भावी पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को किया संबोधित। छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल के लिए माई हैंडलूम ऐप को किया लॉन्च। कुल्लू के शरण गांव को पहला हस्तशिल्प ग्राम किया गया घोषित। कहा, देश में 10 और हस्तशिल्प ग्राम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड-19 के संबंध में राज्य मुख्यालय और जनपदों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में पूरी सक्रियता से किया जाए कार्य। शिथिलता के लिए जिला अधिकारी की होगी जवाबदेही। और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कल हुई विधानसभा अध्यक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक में कोरोना की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सत्र की कार्रवाई के लिए की गई मंत्रणा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।